हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिशोथी अध्याय अर्थात चरक का चैप्टर नंबर 18 जो कि सूत्र स्थान का 18वां चैप्टर है। उसमें हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? एक देशीय शोध। ध्यान से देखिएगा, एक देशीय शोध, एक देशी शोध के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं यहाँ पर दो टर्म है। एक तो शोथ है, शोथ का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग या एडिमा जिसको बोलते हैं। और एक देशी का मतलब क्या होता है? लोकल स्वेलिंग, मीन्स पर्टिकुलर एरिया में जो स्वेलिंग होती है उसको बोलते हैं एक देशीय स्वेलिंग। तो लोकल, एक देशी का मतलब पर्टिकुलर एक रीजन में बॉडी के पाया जाए तो उसको बोलते हैं लोकल स्वेलिंग। अगर पूरे बॉडी में अगर स्वेलिंग पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एनासार्का, जनरल एनासार्का, एनासार्का। तो जनरल एनासार्का, अगर पूरे बॉडी में स्वेलिंग होती है तो उसको बोलते हैं जनरल एनासार्का, अर्थात होल बॉडी स्वेलिंग बोलते हैं जनरल एनासार्का। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक देशी शोथ कितने होते हैं, उसमें कुछ मुख्य शोथों के बारे में बात करेंगे। तो इसकी संख्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर बोला गया चरक ने 19 एक देशी शोथ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 19 एक देशी शोथ होते हैं। तो यहाँ पर 1900 का नाम लिखेंगे और कुछ यहाँ पर हम कुछ को एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि पहले नंबर पे उपजीविका है, दूसरे नंबर पे गलसुंडी है, तीसरे नंबर पे गलग्रह है और चौथे नंबर पे तीसरे पे गलगंड है, चौथे पे गलग्रह है, पाँचवें पे है विसर्प, छठे पे है पिडिका, सातवें आठवें नौवें दसवें पे है तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका और 11वें नंबर पे है शंखक और 12वें नंबर पे है कर्णमूलिक शोथ। 13वें में देख रहे होंगे प्लीहा वृद्धि, 14वें पे गुल्म होता है, 15वें पे हो जाएगा वृद्धि रोग और 16वें पे उदर रोग, 17वें पे अना, 18वें पे उत्सेद, 19वें पे रोहिणी। तो ये टोटल 19 काउंट करने पर आते हैं। यही 19 एक देशी शोथ है। आपसे आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि एक देशी शोथ की संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन होगा सही जवाब 19। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 200 का भी कुछ वर्गीकृत किया गया है। एक से लेकर जो चार हैं, एक से लेकर चार हैं, इनमें जो दोष किस दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है? कफ दोष। देख रहे होंगे कफ 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 कफ। तो एक से लेकर चार, उपजीविका से लेकर गलग्रह तक कफ दोष है। उसको देखेंगे पाँच वाला भी पित्त है, छठा छः, पाँचवा छठा, 7 8 9 10 11 12, मतलब 5 से लेकर 12, 5 से लेकर 12 तक में दोषों की संख्या कौन किस दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है? पित्त की वजह से। बाकी देखेंगे 13 से लेकर 17 तक, 13 से लेकर 17 तक जो हैं डिजीजेज हैं एक देशी शोथ है, उसमें वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब कफज वाले चार हैं, बाकी ये बचे ये हैं। बाकी 1 2 3 4 5, 5 जो हैं वातज हैं। बाकी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पित्तज हैं और उत्सेद में कोई दोष विशेष नहीं बताया गया है। और रोहिणी जो है त्रिदोषज होती है, अर्थात वात पित्त कफ तीनों पाई जाती है। इसका मतलब कुछ इस तरह से हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा थोड़ा कि उपजीविका क्या होता है। उपजीविका में होता क्या है कि जिह्वा के मूल में एक स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है, उसको बोलते हैं उपजीविका। दूसरा देख रहे होंगे गलसुंडी। गलसुंडी में क्या होता है? तालू का जो मूल होता है, तालू मूल में स्वेलिंग उत्पन्न होती है। तो कफ दोष जाकर वहाँ जमा हो जाएगा, स्वेलिंग उत्पन्न करेगा, लेकिन कहाँ पर? तालू के रूट में। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आप देख रहे थे कि जिह्वा के मूल में, जिह्वा मूल में यहाँ स्वेलिंग हो रही थी, जबकि गलसुंडी में तालु मूल में स्वेलिंग हो रही है, तो उसको हम लोग गलसुंडी कहते हैं। गलगंड, गलगंड हम किसको कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं गलगंड जो है थायराइड जो ग्लैंड की जो स्वेलिंग होती है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, उसको बोलते हैं गलगंड। तो गलगंड क्या है? थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट, जिसको कहते हैं घेंघा रोग। इसको हम लोग गलगंड को हम लोग घेंघा रोग भी कहते हैं। गलग्रह में क्या होता है कि दोष जो होते हैं गले में जाकर ये स्वेलिंग उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसको गलग्रह अर्थात ग्रह जो गला में जो एंट्री बंद हो जाती है अर्थात उसका दरवाजा बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं गलग्रह। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट विसर। विसर का मतलब सामान्य मीनिंग होता है फैलना। तो यहाँ पर क्या होता है? पित्त दोष जब रक्त के साथ मिलकर त्वचा में जाकर स्थिर हो जाता है तो त्वचा में रक्तवर्ण का जो स्वेलिंग उत्पन्न करता है, पित्त दोष त्वचा में रक्त को दूषित करता है और दूषित करने के बाद त्वचा में रक्तवर्ण का स्वेलिंग उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं विसर्प। उसको देखेंगे पिडिका। पिडिका हम लोग जानते हैं कि फोड़े फुंसी या सिंपली इसको हम बोलते हैं एब्सेस। एब्सेस, तो एब्सेस में जो होते हैं कि पित्त दोष का शमन करना चाहिए, पित्त दोष की वृद्धि की वजह से पिड़िका होती है। उसके बाद देखेंगे तिलकालक, पिपलू, व्यंग, नीलिका। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर जो पित्त दोष है वो त्वचा में कुपित हुआ पित्त
रक्त में जाकर सूख जाता है और सूखने की वजह से क्या होता है, तिल, कालक, पिपलू, व्यंग, नीलिका इत्यादि की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है शंखक, अर्थात शंखक में बोला गया कि शंख प्रदेश में कुपित हुआ पित्त शंख प्रदेश में जाकर वहाँ पर भयंकर स्वेलिंग उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं शंखक। शंख प्रदेश का मतलब टेम्पोरल रीजन, जो हेड वाला रीजन होता है उसको शंख प्रदेश बोलते हैं। टेम्पोरल रीजन में प्रकुपित हुआ पित्त वहाँ पर जाकर भयंकर स्वेलिंग उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं शंखक। उसको देखें कर्णमूलिक शोथ, कर्णमूलिक मतलब कान के मूल में एक भयंकर शोथ उत्पन्न होता है पित्त दोष की वजह से। और कर्णमूलिक शोथ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर ये ज्वर, किसी व्यक्ति को ज्वर आया है, ज्वर के अंत में अगर शोथ उत्पन्न हुआ, ज्वर जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद कर्णमूल में शोथ उत्पन्न हो रहा है, तो व्यक्ति जीता नहीं है, अर्थात मरण को निश्चित ही प्राप्त होता है। प्लीहा वृद्धि देखेंगे 93, प्लीहा वृद्धि को हम लोग सिंपली हम बोलते हैं वात दोष की वजह से होता है। और स्प्लीनोमीगैली, क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमीगैली, ठीक है ना। तो आप लोग देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो प्लीहा बढ़ा रहता है, इसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। उसको देखेंगे गुल्म, गुल्म में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, वात दोष की वजह से होती है, तो कहीं कहीं वायु इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं गुल्म। उसके बाद देखेंगे वृद्धि रोग, वृद्धि रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्निया। तो इसको वृद्धि रोग क्या बोलते हैं, हर्निया, हर्निया बोलते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि इंग्वानल हर्निया होती है और अम्बिलिकल हर्निया होती है, बहुत तरह की हर्निया होती है। उसको देखेंगे उदर रोग, उदर रोग का हम चरक चिकित्सा 13 में, चरक चिकित्सा 13 में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है जितने भी उदर रोग में सब कुछ एब्डोमेन के रीजन की जो भी स्वेलिंग आ जाएगी उसके हम लोग उदर रोग में अंतर्गत काउंट कर लेंगे। आना, आना हम लोग देखते हैं जब हम लोग का पेट नहीं साफ होता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैस बनता है, गैस बनने की वजह से हम लोग पेट भरा भरा सा रखता है, खूबा सा रहता है, उसको बोलते हैं बहुत ही पेट खूब गया है, फूल गया है, उसको बोलते हैं टिम्पेनाइटिस, टिम्पेनाइटिस, टिम्पेनाइटिस। तो इसको बोलते हैं आना। उच्छेद का मतलब होता है जैसे कोई ट्यूमर टाइप का स्ट्रक्चर हो, अगर उसमें स्वेलिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं उच्छेद। उसमें बोला गया अधिमांश अर्बुद के स्थान पर मतलब ये है कि इसमें सामान्य स्वेलिंग होती है, इसमें कोई दोष का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रोहिणी, रोहिणी को हम लोग क्या देखते हैं, इसको बोलते हैं, रोहिणी को डिप्थीरिया बोलते हैं, DIPTHE, डिप्थीरिया। ये खास तौर से किस में होता है, बच्चों में होता है। सुना होगा बच्चों का गला घोटू रोग, बच्चों का गला घोटू रोग, गला घोटू रोग, इसी को बोलते हैं डिप्थीरिया। बच्चों में जो गला घोटने वाला रोग होता है उसको बोलते हैं डिप्थीरिया। इसका डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ 19 एक देशी शोथ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपरिसंख्यत तो आप रोगा। तो यहाँ देख रहे होंगे असंख्य व्याधियाँ, अर्थात अपरिसंख्यत ऑफ रोगा मीन्स असंख्य व्याधियाँ। आचार्य चरक ने बोला है कि जो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है कि व्याधियाँ दो प्रकार की होती है, कौन कौन से, साध्य और असाध्य, साध्य प्लस असाध्य, साध्य प्लस असाध्य, साध्य असाध्य से व्याधियाँ दो प्रकार की होती है। पुनः उन्होंने मृदु और दारुण, मृदु प्लस दारुण भेद से टोटल व्याधियाँ 4 प्रकार की बता दिया। मीन्स 2 साध्य असाध्य हो गए और 2 मृदु दारुण भेद से 4 हो जाएगा। अगर इन दोनों को सेपरेटली लिया जाए तो 2 हो जाएंगे, इन चारों को मिला दिया जाए तो ये 4 प्रकार के हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले उन्होंने बोला कि व्याधि 2 प्रकार की होती है, साध्य असाध्य, फिर कहा कि मृदु दारुण को दोनों में ऐड कर दिया, तो इस तरह से साध्य असाध्य मृदु प्लस दारुण, इस तरह से 4 प्रकार की व्याधियाँ होंगी। पहले 2 प्रकार की हो गई, फिर 4 प्रकार की। पुनः उन्होंने कहा कि व्याधियाँ असंख्य होती है, असंख्य व्याधियाँ होती हैं, असंख्य व्याधियाँ होती हैं। किस बेसिस पे, कोई ना कोई आधार चाहिए, तो उनका बेस ये है, ये जो चीज़ें हैं। तो क्या आधार है, तो इन्होंने दिया है त एव अपरिसंख्येया, जो व्याधियाँ हैं वो अपरिसंख्येय अर्थात असंख्य होती है। अपरिसंख्य मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल। व्याधियाँ असंख्य होती हैं, विद्यमाना भवंती ही, अर्थात व्याधियाँ जो होती हैं असंख्य होती है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रुजा। मीन्स देखते होंगे कि दर्द, दर्द अलग अलग होता है, हर एक रोग का, हर एक व्याधि का पेन जो होता है अलग अलग होता है। वर्ड, वर्ड मीन्स होता है जो शोथ, जो उस पर्टिकुलर जो स्वेलिंग शोथ की बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिशोथी अध्याय के अंदर बात कर रहे हैं, तो उनका जो वर्ड होता है, जो शोथ होता है, जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके बेसिस पे बहुत अलग तरह की व्याधियाँ होती हैं। उसके बाद देखेंगे समुत्थान, अर्थात समुत्थान का मतलब कि कारण भेद से हर एक रोग का अपना अलग अलग, समुत्थान मतलब कारण, समुत्थान मतलब क्या होता है, कारण। हर एक रोग का अपना अलग अलग कारण होता है, अलग अलग कारणों से अलग अलग व्याधियाँ उत्पन्न होती है।
कारण थोड़ा से बदला, व्याधि का नामकरण दूसरा हो गया, तो इसलिए व्याधियाँ असंख्य होती हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते। दूसरा स्थान, मतलब एक ही व्याधि अगर शरीर के अलग अलग जगहों पे हो रही है तो उसका अलग अलग नाम होगा। जैसे सिंपल एक स्वेलिंग है, अगर हाथ में हो गया तो उसको अलग कहेंगे, पैर में हो गया तो उसको अलग स्वेलिंग, उसका अलग नाम दे देंगे, और मुंह पे हो गया तो उसका अलग अलग नाम दे देंगे। तो ये स्थान भेद से भी व्याधियाँ अनेक प्रकार की होती है। संस्थान, संस्थान मतलब लक्षण, तो हर एक व्याधि का अपना अलग अलग लक्षण होता है, तो उन लक्षणों के आधार पर भी अलग अलग लक्षण होने की वजह से व्याधियाँ भी अनेक प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब कि हम लोग देखते हैं कि रुझा व्याधि का जो रोग का जो वर्ड है, रुझा मतलब दर्द, वर्ड मतलब रंग, समुत्थान का मतलब कारण, रोग का कारण, स्थान का मतलब किस पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा है, संस्थान मतलब लक्षण के भेद पर, के बेसिस पर व्याधियाँ असंख्य होती है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि व्याधियाँ अपरसंख्य, तो आप रोगा मीन्स ये लाइन याद रखना पड़ेगा, रुझा वर्ड समुत्थान स्थान संस्थान संस्थान नामाभि। तो इस तरह से उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि अपरिसंख्य व्याधियाँ होती है या असंख्य व्याधियाँ होती है, अपरिसंख्य तो अपरोगा को उन्होंने सिद्ध कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुक्त रोग अर्थात अननेम्ड डिजीजेज, मतलब जिसको उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया है बट उसका नामकरण नहीं किया है, और उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे अनुक्त रोग, अनुक्त का मतलब अननेम्ड डिजीजेज। चरक ने जिन रोगों का नामकरण किया है उसको उक्त रोग बोलते हैं, लेकिन जिनके बारे में नहीं बताया है या जिनका नामकरण नहीं किया है उसको क्या बोला है, अनुक्त रोग, अर्थात जिनका नामकरण नहीं किया उसको अनुक्त रोग बोलते हैं। और उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो वो कौन कौन से अनुक्त रोग होते हैं, कैसे जानेंगे, और उसकी चिकित्सा क्या है, इसके बारे में चरक ने क्या युक्ति दी है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर चरक ने कहा है विकार नाम कुशलो न जीवितान कदाचन न ही सर्व विकारणाम नाम तो अस्थि ध्रुवा स्थिति। तो चरक ने बोला है क्लियर कट, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग सभी रोगों का नामकरण नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं लेकिन कुछ रोगों का नामकरण या क्लियर कट होता है कि ये डिजीज है, बट कुछ रोग का हम लोग को नहीं पता होता है। तो उन्होंने बोला है कि जो जो ज्ञानी वैद्य होते हैं अगर वो किसी बीमारी का नामकरण नहीं कर पा रहे हैं, उसका नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें अपने ज्ञान पर कदाचित भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने ज्ञान पर कदाचित भी लज्जा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जगत अर्थात संसार में जितने भी रोग होते हैं उन सब का नामकरण करना असंभव है। तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि संसार में जितने रोग होते हैं उन सभी का नाम देना मुश्किल है, इसलिए उन्हें अपने इस ज्ञान पर ऐसा नहीं है कि उनको नामकरण नहीं कर पा रहे तो उनको लज्जा या शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जब ये बात हो गई कि अच्छा अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, तो चरक ने क्लियर कट चिकित्सा के बारे में बोला है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अनुक्त रोग होते हैं उसकी चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए। तो चरक ने क्लियर कट क्या बोला है कि अगर हम लोग नामकरण नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं त्रिदोष की वजह से होता है, चाहे वात की वजह से होगा, चाहे पित्त की वजह से हो, चाहे कफ की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं वात पित्त कफ की वजह से ही रोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी की बेस पर हम लोग चिकित्सा भी करनी चाहिए। तो चरक ने क्लियर कट कहा है कि जो दोष प्रकोपित होकर कुपित होने के कारण ही भिन्नता से रोग से भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर उत्पन्न करते हैं। अतः रोग की प्रकृति तस्मात् विकार, विकार मीन्स रोग, ठीक है ना, तस्मात् विकार। तो ये चिकित्सा बात कर रहे हैं, तस्मात् विकार अर्थात रोग की प्रकृति पहला पॉइंट, अधिष्ठान दूसरा पॉइंट, और समुत्थान ये तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट के बेसिस पर अनुक्त रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थात विकार अर्थात रोग की प्रकृति क्या है, तो हम लोग हर एक रोग की प्रकृति नेचर को जान लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा है उसका अधिष्ठान, मतलब शरीर में किस स्थान पर ये रोग हुआ है, अधिष्ठान मतलब किस स्थान पर रोग हुआ है उसको बारे में जानेंगे। उसके बाद समुत्थान, समुत्थान का मतलब क्या होता है, समुत्थान का मतलब क्या होता है, लक्षण, लक्षणों के बेसिस पे हम लोग उसकी चिकित्सा करेंगे। तो रोग की प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान के विशेष समुत्थान विशेष के आधार पर हम उसकी चिकित्सा करेंगे, किसकी, अनुक्त रोगों की चिकित्सा। तो ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट, रोग की प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान के बेसिस पे हम लोग अनुक्त रोगों की चिकित्सा करेंगे, दैट्स वाई।